नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार शर्मा। आज हम देखेंगे कक्षा 12 का विषय लेखा शास्त्र का अध्याय नंबर 7 रोकड़ बही का पार्ट नंबर 2 बैंक स्तंभ वाली रोकड़ बही। तो देखिए, सबसे पहले बैंक स्तंभ रोकड़ बही का क्या होती है। देखिए, बैंक स्तंभ रोकड़ बही, इस रोकड़ बही में प्रत्येक पक्ष में राशि के लिए दो दो स्तंभ होते हैं। आप देखेंगे, आपने देखा कि कैश बुक जो होती है, रोकड़ बही, साधारण रोकड़ बही जो होती है, उसमें अमाउंट के लिए सिर्फ एक खाना, एक कॉलम होता है। एक कॉलम होता है डेबिट साइड में, एक कॉलम होता है जमा साइड में। लेकिन जो बैंक स्तंभ वाली रोकड़ बही होती है, इस रोकड़ बही में प्रत्येक पक्ष में, प्रत्येक पक्ष से मतलब है नाम पक्ष और जमा पक्ष में, राशि के लिए यानी अमाउंट के लिए दो दो कॉलम स्तंभ होते हैं। दो स्तंभ किसके लिए होंगे? एक तो कैश के लिए होगा यानी रोकड़ के लिए होगा, दूसरा होगा बैंक की अमाउंट के लिए। अब देखिए आगे, बैंक के माध्यम से प्राप्त की गई सभी राशियों का लेखा इस रोकड़ बही के नाम पक्ष में किया जाता है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार अपन को जो रोकड़ भुगतान प्राप्त होते थे, जिस प्रकार अपन को रोकड़ भुगतान प्राप्त हुए, उन प्राप्त भुगतानों का लेखा अपन ने कैश बुक में डेबिट साइड में किया। उसी प्रकार जो बैंक कॉलम कैश बुक है, इस बैंक कॉलम कैश बुक में बैंक के माध्यम से जो राशियां अपन को प्राप्त होंगी, उन राशियों का इस रोकड़ बही के यानी बैंक कॉलम वाली रोकड़ बही के नाम पक्ष में करेंगे। देखो, इसके साथ तथा बैंक के माध्यम से किए गए सभी भुगतानों का लेखा बैंक स्तंभ रोकड़ बही के जमा पक्ष में किया जाएगा। देखिए कि जो भी भुगतान अपन बैंक के माध्यम से करेंगे, उन किए गए बैंक के माध्यम से किए गए भुगतानों का लेखा बैंक स्तंभ वाली रोकड़ बही के जमा पक्ष में किया जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करते थे कि रोकड़ बही जब हम अपन ने बनाई, उस रोकड़ बही के अंदर अगर हमें रोकड़ में भुगतान किए तो उनका लेखा अपन ने किया था जमा पक्ष में। उसी प्रकार अपन ने जो राशियां रोकड़ में प्राप्त हुई थी, उनका लेखा किया था नाम पक्ष में। तो इसी प्रकार जो बैंक स्तंभ वाली रोकड़ बही है, इस रोकड़ बही के अंदर रोकड़ के साथ साथ बैंक के जो लेन देन होंगे, उनका भी लेखा किया जाएगा। इस रोकड़ बही में यानी बैंक स्तंभ वाली रोकड़ बही में अगर रोकड़ प्राप्त होती है या बैंक के माध्यम से पैसे प्राप्त होते हैं, तो उनका लेखा किया जाएगा नाम पक्ष में। और बैंक के माध्यम से कोई भुगतान किया गया है या रोकड़ में कोई भुगतान किया गया है, तो उनका लेखा किया जाएगा जमा पक्ष में। अब देखिए आगे, बैंक स्तंभ वाली रोकड़ बही का प्रारूप। देखिए, आप देखेंगे कि बैंक स्तंभ वाली रोकड़ बही है, इसमें अमाउंट के लिए दो दो खाने होंगे दोनों पक्षों में। ठीक है, एक पक्ष देखिए डेबिट पक्ष। देखो, डेबिट पक्ष में पहला कॉलम आएगा डेट का, दूसरा है पर्टिकुलर का, तीसरा है एलएफ यानी लेजर फोलियो मतलब खाता बही पृष्ठ संख्या। अब इसमें देखेंगे कैश और ये क्या है? बैंक। आप देखेंगे कि इसमें दो खाने हैं राशि के लिए। पहला खाना है कैश का, तो कैश का जो खाना है इसके अंदर रोकड़ से संबंधित लेन देनों का लेखा करेंगे। और दूसरा खाना है, दूसरा कॉलम है बैंक का, तो इस जो कॉलम है, इस स्तंभ या कॉलम के अंदर उन लेन देनों का लेखा करेंगे जो बैंक से संबंधित है। इसी प्रकार जो दूसरा पक्ष है कौन सा? जमा या क्रेडिट। इसमें देखो, पहला कॉलम है डेट का, पर्टिकुलर यानी विवरण, जो भी विवरण होंगे, जो भी खातों के नाम होंगे, उनको इसमें लिखा जाएगा, यानी जिनको अपन भुगतान करेंगे उनका लेखा इस कॉलम में किया जाएगा। एलएफ यानी लेजर खाता बही संख्या, इसमें क्या है? कैश से संबंधित राशियां इसमें आएंगी और बैंक से संबंधित राशियां इस कॉलम में आएंगी। देखिए, जो सिंपल कैश बुक थी उसके प्रारूप में और बैंक कॉलम कैश बुक के प्रारूप में फर्क सिर्फ इतना सा है कि इसमें ये बैंक का कॉलम और एक्स्ट्रा है, बाकी और अलग से कुछ भी नहीं है। अब हम बैंक स्तंभ वाली रोकड़ बही का प्रारूप देखने के बाद अब हम देखेंगे कि बैंक स्तंभ रोकड़ बही किस प्रकार से तैयार की जाती है। तो देखिए, बैंक स्तंभ रोकड़ बही में रोकड़ के साथ साथ बैंक संबंधित लेन देनों का भी लेखा किया जाता है। मैंने आपको बताया कि जो बैंक स्तंभ वाली रोकड़ बही है, इसके अंदर रोकड़ से संबंधित लेन देनों का तो लेखा किया ही जाता है। तो रोकड़ के साथ साथ जो बैंक से संबंधित लेन देन होंगे, बैंक से संबंधित जो भी लेन देन होंगे, उनका लेखा भी किया जाएगा। आगे देखिए, बैंक स्तंभ रोकड़ बही में कुछ विशेष व्यापारिक लेन देन होते हैं जिनका बैंक स्तंभ रोकड़ बही में विशेष लेखांकन किया जाता है। देखिए, व्यापारिक जो संगठन होता है उसमें कुछ लेन देन एक्स्ट्रा होते हैं जो बैंक से संबंधित और कैश से संबंधित होते हैं, यानी एक ही लेन देन में बैंक
और कैश दोनों प्रभावित होते हैं, इसलिए वो कौन कौन से व्यवहार होते हैं जिनका लेखा विशेष लेखांकन के तहत किया जाता है। तो देखिए, आरंभिक शेष ओपनिंग बैलेंस। आप देखेंगे कि कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश का यानी रोकड़ का बैलेंस होता था, और रोकड़ क्या है, एक संपत्ति है, और संपत्तियों का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। यानी जो कैश बुक थी, कैश बुक में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में होता था, लेकिन जो बैंक स्तंभ वाली रोकड़ बही है इसके अंदर बैंक का बैलेंस भी आएगा। अब देखिए, बैंक के बैलेंस की जब बात आती है तो बैंक का बैलेंस, वैसे बैंक अपनी संपत्ति तो है, लेकिन बैंक का बैलेंस जमा शेष भी हो सकता है और नाम शेष भी हो सकता है। एक परिस्थिति होती है जिसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक अधिविकर्ष। जब हम अपने खाते, जो अपन ने बैंक में खाता खुलवा रखा है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, इन अकाउंट में जितनी राशि अपनी जमा होती है उस जमा राशि से ज़्यादा रुपए अपन निकाल लेते हैं, तो इस सुविधा को बैंक अधिविकर्ष या बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। जब अपन अपने बैंक खाते में जितना पैसा जमा होता है उससे ज़्यादा निकाल लेते हैं, तो वह बैंक का शेष इस स्थिति में कौन सा हो जाएगा, जमा शेष हो जाएगा। और जमा शेष की स्थिति में जो बैंक का जो आरंभिक बैलेंस होगा वो कौन से साइड में आएगा, जमा साइड में आएगा। लेकिन जो कैश है, जो रोकड़ है, उसका शेष हमेशा कौन सा होगा, नाम शेष होगा, डेबिट शेष होगा। तो देखिए, रोकड़ कैश का सदैव नाम शेष होता है, मैंने बता दिया आपको, इसलिए रोकड़ के आरंभिक शेष को सदैव बैंक स्तंभ रोकड़ बही के नाम पक्ष में दर्शाया जाता है। ये अपने समझ चुके हैं। बैंक खाते का जब नाम शेष होता है तब बैंक शेष को भी रोकड़ बही के नाम पक्ष में दर्शाया जाता है। देखिए, अगर रोकड़ की जैसे यानी कैश की जैसे अगर बैंक का बैलेंस भी अपना पॉजिटिव होता है यानी नाम शेष होता है, तो उसको भी अपन बैंक स्तंभ वाली जो रोकड़ बही है उसके कौन से पक्ष में दिखाएंगे, नाम पक्ष में दिखाएंगे। लेकिन देखिए आगे, परंतु बैंक खाते के जमा शेष यानी बैंक अधिविकर्ष या बैंक ओवरड्राफ्ट, देखिए मैंने बताया आपको कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए अपना कोई भी खाता है, जैसे अपने सेविंग अकाउंट खोल रखा है बैंक के अंदर या चालू खाता खोल रखा है, अब बैंक एक सुविधा देता है, उस सुविधा को कहा जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक अधिविकर्ष ये सुविधा है, इस सुविधा के तहत बैंक आपके खाते में जितना पैसा जमा होता है उससे ज्यादा निकालने की आपको सुविधा देता है। इसके बदले में बैंक ब्याज चार्ज करता है। ठीक है, अगर बैंक अधिविकर्ष की स्थिति होती है यानी अपन ने जितने रुपए बैंक में जमा करा रखे हैं उससे ज्यादा अगर अपन निकाल लेते हैं तो बैंक का शेष नेगेटिव हो जाएगा यानी जमा शेष हो जाएगा। तो देखिए, बैंक अधिविकर्ष की स्थिति में बैंक के आरंभिक शेष को बैंक स्तंभ रोकड़ बही के जमा पक्ष में दर्शाया जाएगा। क्योंकि देखो, आप देखेंगे कि बैंक का अधिविकर्ष की स्थिति में कौन सा शेष हो जाएगा, जमा शेष हो जाएगा। तो जमा शेष को अपन जो बैंक कॉलम कैश बुक है उसमें कौन सी साइड में दिखाएंगे, जमा पक्ष में दिखाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको एक उदाहरण की सहायता से समझा देता हूं। जैसे एक व्यवसायी के पास लेखा वर्ष के प्रारंभ में 12,000 हस्तस्थ रोकड़ यानी कैश इन हैंड, यानी एक व्यवसायी है, इस व्यवसायी के पास वर्ष के प्रारंभ में कैश इन हैंड यानी हाथ में रोकड़ कितनी है, 12,000 रुपए। मतलब जो कैश है इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 12,000 रुपए, और कौन सा शेष है, नाम शेष। आप देखेंगे, तथा 15,000 बैंक अधिविकर्ष बैंक ओवरड्राफ्ट था, यानी बैंक के अंदर से अपन ने अपने जितने रुपए जमा थे उससे ज्यादा कितने रुपए निकाल लिए, 15,000, इसलिए अपना कौन सा बैलेंस हो गया, जमा शेष हो गया। तो देखिए, अपन इसको बैंक कॉलम कैश बुक में किस प्रकार दिखाएंगे। देखिए, बैंक कॉलम कैश बुक, क्रेडिट और डेबिट। अब आप देखेंगे कि कैश का कौन सा बैलेंस था, कैश का बैलेंस था डेबिट। ठीक है, क्योंकि कैश का सदैव कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। क्योंकि आपको इस बात को आप समझिए कि जितना आपके पास कैश है उससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हैं, इस वजह से कैश का बैलेंस हमेशा कौन सा होता है, डेबिट। आप देखेंगे कि व्यवसाय का जो लेखा वर्ष था उसके प्रारंभ में टू बैलेंस बीडी, मैंने पहले भी बताया आपको कि डेबिट में 2 से स्टार्ट करेंगे और बैलेंस बीडी का मतलब क्या होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी बैलेंस आगे लेकर आए। कितने का था कैश का, 12,000। अब आपको ध्यान रखना है कि कैश का जो लेन देन है, जो कैश की जो राशि है उसको किसके खाने में दिखाएंगे, कैश के खाने में दिखाएंगे, और जो ये बैलेंस है वो किसका है, कैश का है, तो कैश के खाने में
मैंने दिखा दिया। अब आप देखेंगे कि बैंक का कौन सा शेष है, जमा शेष है। क्यों? क्योंकि बैंक से अपन ने क्या कौन सी सुविधा ले रखी है, अधिविकर्ष की सुविधा ले रखी है। और कितना शेष था, 15,000 था। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि क्रेडिट साइड में 22 से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे क्या, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब है बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब शेष आगे लेकर आए। ठीक है, और देखिए कितने आगे लेकर आए थे, 15,000 रुपए। कौन सा शेष था, जमा शेष था, इसलिए कौन से साइड में लिखेंगे, जमा के साइड में लिखेंगे। देखो अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे, बैंक वाले कॉलम में, क्योंकि ये जो अमाउंट है 15,000 वो किसका है, बैंक का है। और देखिए इधर कौन से कॉलम में अपन ने लिखा था अमाउंट, कैश के कॉलम में लिखा था, क्योंकि ये जो राशि है 12,000 रुपये वो किसकी राशि है, कैश की राशि है। कौन सा बैलेंस था, डेबिट, इसलिए कौन साइड में लिखा, डेबिट साइड में। अब आगे देखिए दूसरा जो लेन देन है, प्रति प्रविष्टियां, कॉन्ट्रा एंट्रीज। देखो प्रति प्रविष्टियां या कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है कि देखो कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनमें कैश यानी रोकड़ और बैंक दोनों लेन देन एक ही, यानी दोनों जो अलग अलग प्रवृत्ति के खाते हैं, जैसे बैंक और रोकड़ दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अगर एक ही लेन देन में इफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे, तो कौन सी होगी, प्रति प्रविष्टियां, या कौन सी होगी, कॉन्ट्रा एंट्रीज। देखिए जब एक ही लेन देन का संबंध रोकड़ और बैंक दोनों से होता है तो इनका लेखा रोकड़ बही में एक पक्ष में रोकड़ कॉलम में तथा दूसरे पक्ष में बैंक कॉलम में किया जाता है। इस प्रकार के लेन देनों को प्रति प्रविष्टियों के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया कि जब एक ही लेन देन में रोकड़ और बैंक दोनों खातों का संबंध होता है, यानी दोनों खाते प्रभावित होते हैं, तो वो कौन सी प्रविष्टि होगी, प्रति प्रविष्टि यानी कॉन्ट्रा एंट्री। आप देखेंगे कि कॉन्ट्रा एंट्रियों का लेखा जो बैंक कॉलम कैश बुक है उसके रोकड़ बही में एक तो होगा, एक पक्ष में तो होगा रोकड़ बही रोकड़ कॉलम में, तथा दूसरे पक्ष में क्या होगा, बैंक कॉलम में। देखो कैसे होगा, प्रति प्रविष्टियों के दो उदाहरण होते हैं, जब हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं या कार्यालय उपयोग या ऑफिस यूजेज के लिए अपन बैंक से पैसे निकालते हैं। ये दो उदाहरण किसके होते हैं, प्रति प्रविष्टियों के। इन दोनों में लेन देनों में आप देखेंगे कि अपन बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो रोकड़ अपने पास से गई, मतलब क्या हुआ कि रोकड़ खाता क्या हुआ, इफेक्टेड हुआ। और बैंक में पैसा जमा करवाया यानी बैंक में जो अपना अमाउंट था, अपना जो खाता था, बैलेंस था, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी एक ही लेन देन से दोनों खाते प्रभावित हुए। इसी प्रकार हम देखेंगे कि जब बैंक से कार्यालय उपयोग के लिए अपन पैसे निकालते हैं, अमाउंट विड्रॉल करते हैं, तो क्या होगा, एक तो व्यवसाय में पैसा आएगा बैंक से, तो रोकड़ की राशि बढ़ जाएगी, इसलिए रोकड़ का खाता भी क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा। और बैंक का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए बैंक का खाता भी क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इन जो दोनों लेन देन है उनको कौन से लेन देन कहते हैं, एक तो प्रति प्रविष्टियां कहते हैं। और देखो इनकी एंट्रियां खाता बही में जो बैंक कॉलम कैश बुक है उसमें किस प्रकार से की जाएगी, अपन देखेंगे। देखिए प्रति प्रविष्टियों का लेखा बैंक कॉलम रोकड़ बही में निम्न प्रकार से किया जाएगा। पहला देखिए, बैंक में रोकड़ जमा कराने पर, देखो पहला जो लेन देन है वो क्या होता है, बैंक में रोकड़ जमा कराने पर। देखो उदाहरण के लिए देखेंगे 15 मई 2016 को 2,000 रुपये बैंक में जमा करवाए, यानी कोई व्यवसायी है जिसने 15 मई 2016 को 2,000 रुपये बैंक में जमा करवाए हैं। अब आप देखेंगे कि जब बैंक में हम पैसे जमा करवाते हैं तो अपने पास से जो व्यवसाय है, व्यवसाय से रोकड़ चला जाएगा, तो रोकड़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी रोकड़ का खाता क्या हुआ, इफेक्ट हुआ, यानी प्रभावित हुआ। एक आप देखेंगे कि 2,000 रुपये बैंक में जमा होंगे तो बैंक का खाता क्या हो जाएगा, अपना बैंक में जो बैलेंस है, जो शेष है वो बढ़ जाएगा, यानी बैंक का खाता भी क्या हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा। तो देखिए इनकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे। बैंक कॉलम कैश बुक में किस प्रकार से इस लेन देन को दिखाया जाएगा, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे बैंक कॉलम कैश बुक, सबसे पहले देखेंगे हम डेबिट साइड। देखो डेबिट साइड में डेट में लिखेंगे 2016 मई 15 को अपना लेन देन का कब हुआ, 2016 में मई 15 को। अब देखेंगे डेबिट साइड में अपन देखेंगे कि क्या हुआ है, आप अपन ने बैंक में पैसे जमा करवाए, तो आप देखेंगे कि बैंक में पैसे जमा करवाए हैं तो बैंक जो अपनी एसेट है उसमें क्या हुआ,
उसमें क्या हुआ, बढ़ोतरी हो गई। और संपत्ति खाते का नियम क्या है कि अगर संपत्तियों में वृद्धि होती है तो उनको क्या करते हैं, डेबिट, यानी बैंक के खाते में डेबिट साइड में एंट्री होगी। और कैश अपने व्यवसाय से चला गया, अब कैश अपने व्यवसाय से गया है तो कैश क्या हो गया, कम हो गया, यानी संपत्तियां क्या हो गई, कम। और संपत्ति खाते का नियम क्या है, अगर संपत्तियां कम होती तो उन्हें क्या करते हैं, जमा, यानी कैश के जो कॉलम है उसके कौन साइड में एंट्री होगी, जमा के साइड में। आप देखिए टू कैश, यानी जो बैंक में, देखो बैंक के नीचे मैंने लिख दिया 2000 रुपए। अब ये जो 2000 रुपए बैंक के कॉलम में बढ़े हैं डेबिट साइड में जब एंट्री के, मतलब क्या हुआ है कि बैंक का बैलेंस बढ़ा है, ठीक है, कितने से, 2000 से। क्यों, क्योंकि अपन ने बैंक में पैसा जमा करवाया है। अब देखो पैसा जमा करवाया मतलब कैश में जमा करवाया है, अब कैश में जमा करवाया तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश आएगा। अब आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी अपन कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, प्रति प्रविष्टि करते हैं, तो प्रति प्रविष्टि करते हैं तब एलएफ वाले कॉलम में उसको सी से दिखाया जाता है, इसी का मतलब है कॉन्ट्रा एंट्री। अब इसी प्रकार हम देखेंगे कि जो जमा का साइड है इसमें देखेंगे, पहले लिखेंगे डेट 2016 मई 15। अब क्रेडिट साइड में 22 से स्टार्ट करेंगे। अब हमने देखेंगे कि अपना 2000 का क्या हुआ था, कैश क्या हुआ, कम हुआ। अब कम हुआ इसीलिए तो अपन क्रेडिट साइड में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन किस कारण से कम हुआ है, क्योंकि अपन ने बैंक में पैसे जमा करवा दिए हैं। कितने जमा करवाए हैं, 2000 रुपए। और जो एलएफ है यानी लेजर फोलियो का जो कॉलम है इसमें क्या लिख देंगे, सी का मतलब क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। इसी प्रकार आप देखेंगे, देखो अगला उदाहरण देखो, कार्यालय ऑफिस उपयोग के लिए बैंक से राशि निकालने पर, यानी जो प्रति प्रविष्टियों के तहत जो दूसरा लेन देन है वो क्या है कि कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से राशि निकालने पर। आप देखेंगे कि उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण के लिए 15 मई 2016 को रुपए 5000 कार्यालय प्रयोग के लिए बैंक से आहरण विड्रॉवल किया, यानी बैंक से अपन ने कितने रुपए निकाले हैं, 5000 रुपए कार्यालय उपयोग के लिए। अब आप इस लेन देन में देखेंगे कि व्यवसाय में 5000 रुपए आ गए, मतलब संपत्तियां बढ़ गई, मतलब कौन से साइड में एंट्री करेंगे, डेबिट साइड में, यानी कैश कॉलम के डेबिट साइड में एंट्री करनी है। और देखेंगे कि बैंक से पैसा निकाल लिया, यानी बैंक के अपनी से संपत्ति है वो क्या, उसमें क्या हो गई, कमी हो गई। अब संपत्तियों में कमी हुई तो कौन साइड एंट्री करनी है, जमा के साइड एंट्री करनी है, यानी बैंक कॉलम है उसके जमा, यानी जमा के साइड के बैंक कॉलम में एंट्री अपन को करनी है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे जमा का साइड, डेट 2016 मई 15 बाय कैश अकाउंट। देखिए अपना बैलेंस क्या हुआ है, कम हुआ है, लेकिन किस कारण से कम हुआ है, अपन ने कैश वापस निकाल लिया, तो यहाँ पे कौन सा खाता आएगा, कैश। और एलएफ में क्या आ जाएगा, सी यानी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। और कितने रुपए निकाले अपन ने, 5000 रुपए। किससे निकाले हैं, बैंक से, इसलिए बैंक के कॉलम में कितने आ जाएंगे, 5000 रुपए, यानी बैंक का खाता कितने से कम हो गया है, 5000 से, ठीक है। अब डेबिट साइड में देखेंगे कि पहले तो डेट कितनी है, 2016 मई 15, और टू बैंक अपने पास क्या आया है, कैश आया है, कितना आया है, 5000 आया है, यानी कैश के कॉलम में लिख देंगे 5000 रुपए। अपन देखेंगे कि किसने दिए हैं अपन को, बैंक से पैसे निकाल लिए। तो आपने देखा, इससे आपने समझा कि दो लेन देन ऐसे होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, प्रति प्रविष्टियां। क्यों, क्योंकि इनमें एक ही लेन देन में एक ही साथ जो बैंक कॉलम है वो भी इफेक्टेड होता है और रोकड़ कॉलम भी इफेक्टेड होता है। तो आगे देखिए, चेकों की प्राप्ति, यानी जो विशेष लेखांकन के तहत अपन देख रहे हैं, कुछ अलग विशेष लेखांकन जो होता है इसके तहत अपन तीसरा देख रहे हैं, चेकों की प्राप्ति। अपन देखेंगे कि चेकों की प्राप्तियों का लेखा बैंक स्तंभ रोकड़ बही के नाम पक्ष में बैंक के कॉलम में किया जाता है। आप देखेंगे कि चेकों की प्राप्ति होगी, मतलब जब भी चेक की प्राप्ति होगी यानी अपन को भुगतान या अपन को राशियां प्राप्त होंगी। भाई चेक प्राप्त हो रहा है, यानी जो भी राशि अपन को प्राप्त हो रही है वो किसके माध्यम से प्राप्त हो रही है, चेक के माध्यम से। यानी एक बात तो क्लियर है कि इस चेक प्राप्ति की एंट्री कौन सी साइड में करेंगे, डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि अपन को प्राप्तियां हैं, क्योंकि अपन को रोकड़ प्राप्त हो रहा है, लेकिन किस रूप में प्राप्त हो रहा है, चेक के रूप में प्राप्त हो रहा है। आगे देखेंगे कि नाम पक्ष में बैंक के कॉलम में किया जाता है। देखो बैंक के कॉलम में एंट्री क्यों करेंगे, क्योंकि अपन को चेक प्राप्त हुआ है और चेक का संबंध किससे होता है, बैंक से होता है। यदि चेकों को उसी दिन बैंक में जमा नहीं करवाया जाता है जिस दिन चेक प्राप्त हुआ है, तो उस चेक की प्राप्ति का लेखा रोकड़ प्राप्ति के समान नाम पक्ष के रोकड़ कैश कॉलम में किया जाएगा।
आप देखिए कि जब भी अपन को चेक सामान्य रहता है, जब भी अपन को चेक प्राप्त होगा तो उसका लेखा कौन से साइड में किया जाएगा, डेबिट साइड में किया जाएगा, और राशि को कौन से कॉलम में लिखेंगे, बैंक के कॉलम में। लेकिन इसके लिए एक शर्त क्या है कि चेक को उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया जाए। अगर चेक आज प्राप्त हुआ है और उस चेक को आज ही अपन बैंक में जमा करवा देते हैं तो उसका लेखा डेबिट साइड में किया जाएगा और बैंक कॉलम में राशि लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि चेक प्राप्त हुआ और चेक का संबंध किससे होता है, बैंक से होता है। अपने पास कैश, किसी प्रकार का कोई कैश नहीं है। लेकिन होता क्या है, आप देखिए आज की तारीख को अपन को चेक प्राप्त हुआ और उस चेक को हम अपन ने आज ही बैंक में जमा नहीं करवाया, तो इसका लेखा किस प्रकार से किया जाएगा, अपन इस उदाहरण की सहायता से इस चीज को समझेंगे। आप देखेंगे कि अगर आज अपन को चेक प्राप्त हुआ है और आज ही उसको बैंक में जमा नहीं करवाया है तो उसका लेखा किस तरीके से किया जाएगा, जैसे अपन रोकड़ का लेखा करते हैं। रोकड़ का लेखा रोकड़ का लेखा के समान कैसे करेंगे, यानी चेक प्राप्त होने पर उसकी एंट्री कौन सी साइड में करेंगे, नाम के साइड में करेंगे, और राशि को कौन सी कॉलम में लिखेंगे, रोकड़ के कॉलम में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि चेक को उसी दिन बैंक में जमा नहीं करवाया है। तो देखिए उदाहरण की सहायता से अपन देखते हैं। देखिए तरुण से 2 मई 2016 को 7,000 का चेक प्राप्त किया। चेक बैंक में जमा कराया 2 मई 2016 को। आप देखेंगे कि चेक 2 मई 2016 को प्राप्त हुआ और जमा कब कराया, 2 मई 2016 को, यानी सेम डे को ही अपन ने इस चेक को किस में जमा करवा दिया, बैंक में। तो अब हम देखेंगे कि जो चेक प्राप्त हुआ है इस चेक का संबंध किससे, बैंक से, और प्राप्त हुआ है मतलब कौन साइड एंट्री करनी है, डेबिट साइड एंट्री करनी है। अब हम देखेंगे कि उसी दिन अगर बैंक में जमा करवा दिया है, इसलिए जो राशि है उसको बैंक के कॉलम में लिखेंगे। तो देखिए आप देखेंगे बैंक कॉलम कैश बुक, डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, डेट लगाएंगे 2016 मई 2, और किससे अपन को चेक प्राप्त हुआ है, तरुण से। ठीक है, तो इसका नाम लिख देंगे पर्टिकुलर्स में, और देखेंगे कि राशि चेक, देखो राशि अपन को चेक से प्राप्त हुई है और उसी दिन उसे बैंक में जमा करवा दिया है, इसलिए कौन से कॉलम में लिखेंगे इसको, बैंक कॉलम में। कितने से लिखेंगे, 7,000 से। अब आगे देखिए, यदि इस चेक को 10 मई 2016 को बैंक में जमा कराया जाए तो आप देखेंगे कि चेक अपन को प्राप्त हुआ कब था, देखो ये चेक अपन को प्राप्त हुआ कब था, 2 मई 2016 को। लेकिन दूसरे उदाहरण में अपन देखेंगे कि यदि इस चेक को 10 मई 2016 को बैंक में जमा कराया जाए। अब आप देखेंगे कि 2 मई को जो चेक प्राप्त हुआ उसको अपन 10 मई को बैंक में जमा करवा रहे हैं, यानी सेम डे को अपन ने बैंक में जमा नहीं करवाया। तो इसका लेखा किस प्रकार से करेंगे, जिस प्रकार से अपन रोकड़ का लेखा करते हैं। रोकड़ का लेखा अपन किस प्रकार से करते हैं, जब भी रोकड़ अपन को प्राप्त होती है तो प्राप्ति का लेखा डेबिट साइड में किया जाता है और उसको कौन से कॉलम में लिखा जाएगा, रोकड़ के कॉलम में। तो देखिए आप देखेंगे इसका लेखा रोकड़ के हिसाब से किया जाएगा। तो आप सबसे पहले देखेंगे 2016 मई 2 को अपन को किससे चेक प्राप्त हुआ, तरुण से। कितने का प्राप्त हुआ है, 7,000 का। देखो मैंने उसी दिन उसको बैंक में जमा नहीं करवाया है, इसलिए कौन से कॉलम में लिखा, कैश के कॉलम में लिखा। कितना लिखा, 7,000, और तारीख कौन सी है, मई 2 2016। अब हम देखेंगे कि अपन ने चेक प्राप्ति का लेखा किस तरीके से किया है, भाई जैसे कैश का लेखा किया है। अब आप देखेंगे कि अपने पास चेक तो कोई आया ही नहीं, अपने पास तो कैश के रूप में आया है, ऐसे देखेंगे ना अपन। अब देखेंगे कि 10 मई को जब इस चेक को बैंक में जमा करवाएंगे तो अपन को किस तरीके से एंट्री करनी है, जिस तरीके से एंट्री करते हैं जैसे अपन ने रोकड़ बैंक में जमा करवाया है। अब जब भी अपन बैंक में रोकड़ जमा करवाते हैं तो वो कौन सी एंट्री होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो इसको अपन कॉन्ट्रा एंट्री के हिसाब से एंट्री करेंगे। तो देखो कॉन्ट्रा एंट्री जब करते हैं, प्रति प्रविष्टि जब करते हैं, तो देखो 10 मई 2016 को अपन ने बैंक में चेक जमा करवाया। ठीक है, क्या जमा करवाया, टू कैश। अब ये जो अपन ने जो चेक जमा करवाया कैश के हिसाब से अपन ने मान लिया, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। और LF के कॉलम में क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। किसका, ये सी किसका प्रतीक है, कॉन्ट्रा एंट्री का। और आप देखेंगे कि 10 मई जो कैश का अमाउंट है इसको देखो बैंक के कॉलम में लिखेंगे।
कितना लिखेंगे 7,000। देखो बैंक के कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि ये चेक जमा करवाने से किसका अमाउंट, किसका बैलेंस या किसका शेष बढ़ गया, बैंक का बढ़ गया, इसलिए किस में लिख देंगे, इसको बैंक कॉलम में लिख देंगे। अब देखेंगे अपन जमा साइड में, देखिए बैंक में चेक जमा करवाने से अपने क्या हुआ, अपने पास जो रोकड़ था, जो चेक रोकड़ के रूप में रखा हुआ था, उसकी वजह से क्या हुआ, जब उसे बैंक में जमा करवा देंगे तो रोकड़ क्या हो जाएगा, कम। देखिए तो अपन 10 मई को एंट्री करेंगे बाय बैंक, यानी बैंक में अपन ने रोकड़ जमा करवा दी, सी का मतलब है कॉन्ट्रा एंट्री, और 7,000 रुपए से कैश क्या हो गया, कम। ठीक है, आगे देखिए, देखो चौथा लेन देन है चेकों का बेचान करना। देखो चेकों का बेचान करने से मतलब है अपन को किसी व्यवसायिक संस्थान को किसी दूसरे व्यवसायिक संस्थान से चेक प्राप्त हुआ, अब उस चेक को अपन बैंक में जमा नहीं करवा कर अपन उसे किसी दूसरे व्यवसायिक संस्थान को दे देते हैं भुगतान के रूप में, तो इसे क्या कहते हैं, चेक का बेचान करना। तो देखिए जब ग्राहक से प्राप्त चेक को अन्य पक्षों को दिया जाता है तो इसे चेकों का बेचान कहते हैं। मतलब देखिए अपन ने माल बेचा और बदले में क्या ले लिया, चेक ले लिया। अब उस चेक को अपन ने बैंक में जमा तो नहीं करवाया, लेकिन जब अपन ने माल परचेज किया तब उस चेक के बदले में अपन ने क्या ले लिया, माल ले लिया, यानी दूसरे पक्षकार को अपन ने वो चेक दे दिया बैंक में जमा नहीं करवाकर। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, चेकों का बेचान करना। तो देखो चेक प्राप्त करने पर इसका लेखा बैंक स्तंभ रोकड़ बही के नाम पक्ष में किया जाएगा तथा राशि को रोकड़ कॉलम में लिखा जाएगा। देखिए इसका लेखा अभी जो पिछला पढ़ा ना अपन ने कि चेकों को प्राप्त करना और उसी दिन बैंक में जमा नहीं करवाना, उस हिसाब से इसकी एंट्रियां करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, चेक प्राप्त करेंगे, उसका लेखा बैंक स्तंभ रोकड़ बही के नाम पक्ष में करेंगे। देखो नाम पक्ष में क्यों करेंगे, क्योंकि चेक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए राशि को रोकड़ कॉलम में लिखा जाएगा। देखो राशि को रोकड़ कॉलम में क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि चेक को अपन ने बैंक में जमा नहीं करवाया और चेक को अपने पास रख लिया, किस रूप में, रोकड़ के रूप में। ठीक है, जब भी चेकों का बेचान करेंगे तो जब चेक प्राप्त होगा तो उसकी एंट्री नाम साइड में करेंगे, डेबिट साइड में करेंगे, और राशि को कौन से कॉलम में लिखेंगे, रोकड़ के कॉलम में। आगे देखिए इसी प्रकार जब इसी चेक को बैंक में जमा नहीं करवाकर किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया जाता है तो इसका लेखा बैंक स्तंभ रोकड़ बही के जमा पक्ष में किया जाता है तथा राशि को रोकड़ स्तंभ या कैश कॉलम में लिखा जाता है। तो देखिए जिस प्रकार एक चेक अपन को प्राप्त हुआ और उस चेक को अपन ने बैंक में जमा नहीं करवाकर अपने पास रख लिया, तो उसका लेखा अपन ने प्राप्ति पर नाम साइड में किया और राशि को रोकड़ के कॉलम में लिखा। अब क्या करेंगे, इस चेक का अगर अपन किसी अन्य पक्ष को देंगे तब इसका लेखा रोकड़ के समान ही करेंगे। कौन सी साइड में लेखा करेंगे, जमा के साइड में लेखा करेंगे, और राशि को कौन से कॉलम में लिखेंगे, रोकड़ के कॉलम में। क्यों, क्योंकि चेक का अपन ने लेखा किस रूप में कर रहे हैं, रोकड़ के रूप में। देखिए कैसे इसका लेखा किया जाएगा। उदाहरण के लिए मैसर्स जेपी ट्रेडर्स से 22 मई 2016 को रुपए 8,000 का चेक प्राप्त किया। देखिए जेपी ट्रेडर्स से 22 मई 2016 को अपन ने 8,000 का चेक प्राप्त किया है। देखो चेक जब प्राप्त किया है तो एंट्री कौन से साइड में करनी है, डेबिट साइड में करनी है। अब आगे देखिए जिसे 27 मई 2016 को, अब आप देखेंगे कि 22 मई को चेक प्राप्त हुआ था, जिसे 27 मई 2016 को मैसर्स कपिला ट्रेडर्स को भुगतान के रूप में दिया गया। अब आप देखेंगे कि 22 मई को जो चेक प्राप्त हुआ उसको 27 मई को किसी दूसरे पक्षकार यानी कपिला ट्रेडर्स को दे दिया गया, यानी बैंक में जमा नहीं करवाया। तो अब अपन डेबिट साइड में जो 8,000 की चेक प्राप्ति की एंट्री करेंगे उसका रोकड़ को कौन से कॉलम में लिखेंगे, इस अमाउंट को कौन से कॉलम में लिखेंगे, रोकड़ के कॉलम में। ठीक है, अब देखिए जिससे 27 मई 2016 को मैसर्स कपिला ट्रेडर्स को भुगतान के रूप में दिया गया। अब देखो भुगतान जब करते हैं तो कौन साइड में एंट्री करते हैं, जमा साइड में। अब जमा साइड में एंट्री तो कर देंगे, लेकिन कौन से कॉलम में राशि लिखनी है ये भी देखना है ना। तो अपन देखेंगे दिया तो अपन ने चेक है, लेकिन उस चेक की एंट्रियां अपन ने कैश के हिसाब से कर रखी है, तो अपन राशि कौन से साइड में लिखेंगे, कैश के साइड में लिखेंगे।
यानी कैश के कॉलम में लिखेंगे। देखिए किस प्रकार इसकी एंट्री होगी। देखिए बैंक कॉलम कैश बुक। आप सबसे पहले देखेंगे कि चेक प्राप्ति की एंट्री किस प्रकार से की जाएगी। देखिए डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे 2016 मई 22। किससे प्राप्त हुआ है अपन को? जेपी ट्रेडर्स से। कितने का चेक प्राप्त हुआ है? 8000 का। इसको कैश में क्यों लिखा है? क्योंकि इस चेक को उसी दिन बैंक में जमा नहीं करवाया, इसलिए ये जो राशि थी इसको किस कॉलम में लिख दिया अपन ने? कैश के कॉलम में लिख दिया। अब अपन देखेंगे कि इस चेक को जब अपन ने मई 27 को कपिला ट्रेडर्स को दिया तब इसकी क्या एंट्री होगी। अब देखो भुगतान की एंट्री कौन साइड में करते हैं? क्रेडिट साइड में यानी जमा साइड में करते हैं। तो आप देखेंगे अपन ने चेक किसको दिया है? बाय कपिला ट्रेडर्स को। कितने का चेक दिया है? 8000 का। अब इसकी एंट्री दिया तो अपन ने चेक है, लेकिन एंट्री अपन को कैश के कॉलम में करनी है। क्यों? क्योंकि इस 8000 की चेक की एंट्री अपन ने किसके रूप में कर रखी है? कैश के रूप में कर रखी है। तो इस कैश को ही तो करेंगे ना कम अब, ठीक है। यानी इस चेक की, जब ये चेक व्यवसाय में आया था तब इस चेक की वजह से कैश का जो राशि है वो बढ़ गई थी। अब जब ये चेक व्यवसाय से वापस जाएगा तो कैश के कॉलम में तो लिखेंगे इसकी एंट्री, ताकि कैश की राशि वापस क्या हो जाए? कम। तो आगे देखिए। अब हम आपने जो बैंक कॉलम जो कैश बुक है इसके अंदर एंट्रियां करने के लिए कुछ विशेष लेखांकन अपन ने देख लिया। इसके बाद अपन एक उदाहरण लेकर उदाहरण की सहायता से देखेंगे कि बैंक कॉलम कैश बुक किस तरीके से बनाई जाती है। देखिए उदाहरण की सहायता से, निम्न लेन देनों का लेखा मेसर्स टाइम जोन की बैंक स्तंभ रोकड़बई में बैंक कॉलम कैश बुक में माह जनवरी 2016 के लिए करें। यानी अपन को टाइम जोन, इन मेसर्स टाइम जोन जो एक व्यावसायिक संस्थान है, इस व्यावसायिक संस्थान की जो बैंक कॉलम कैश बुक है, इस कैश बुक में जो भी लेन देन अपन को दिए गए हैं उन लेन देनों का लेखा जनवरी 2016 के लिए अपन को करना है। अब इस उदाहरण की सहायता से अपन देख सकते हैं कि बैंक कॉलम कैश बुक किस प्रकार से तैयार की जाती है। देखिए उदाहरण 2016 जनवरी 1 बैंक शेष। देखो जनवरी 1 को बैंक शेष कितना है? बैंक बैलेंस है 32,500। और जनवरी 1 को ही रोकड़ शेष यानी कैश बैलेंस कितना है? 12,300। देखो दोनों बैलेंस जो भी है अपने पास नाम शेष है, इसलिए इनको कौन से शेष में कौन से साइड में लिखेंगे? नाम साइड में लिखेंगे, ठीक है। और जो बैंक का शेष है उसको बैंक कॉलम में लिख देंगे, और जो रोकड़ का शेष है उसको किस में लिख देंगे? रोकड़ के कॉलम में लिख देंगे। आगे देखिए जनवरी 13 चेक द्वारा माल का क्रय कितने में किया? 5,300 को। अब आप देखेंगे कि क्रय किया है मतलब अपन ने भुगतान किया है, लेकिन भुगतान किससे किया है? चेक द्वारा। यानी राशि कौन से कॉलम में आएगी? बैंक के कॉलम में आएगी, ठीक है। अब अपन देखेंगे आगे। जनवरी 8 को रोकड़ में माल का विक्रय किया 9,500। यानी अपन ने सेल्सेस की है, मतलब पैसा अपने पास आया है। किस रूप में आया है? रोकड़ के रूप में। अब आया है तो एंट्री कौन साइड में करनी है? डेबिट साइड में। और राशि को कौन से कॉलम में लिखना है? रोकड़ के कॉलम में, क्योंकि चेक का तो नाम आया ही नहीं, बैंक से तो संबंध है नहीं, मतलब रोकड़ का नाम आया तो मतलब रोकड़ के कॉलम में अपन को राशि को लिखना है। आगे देखिए जनवरी 10 चेक द्वारा टाइपराइटर क्रय किया। देखिए 5,400 का। आप देखेंगे कि अपन ने टाइपराइटर एक संपत्ति है, इसको क्या किया है? परचेज किया है। अब परचेज के बदले में अपन ने क्या किया है? भुगतान किया है। भुगतान किससे किया है? चेक से किया है। मतलब अपने पास से पैसा गया है मतलब कौन साइड एंट्री करनी है? जमा के साइड, ठीक है। लेकिन राशि को कौन से कॉलम में लिखना है? बैंक के कॉलम में, क्योंकि बैंक का बैलेंस क्या हुआ है? कम, क्योंकि चेक से भुगतान किया है। अगला देखेंगे जनवरी 15 माल का विक्रय किया, सेल्स किया, चेक प्राप्त किया तथा उसे उसी दिन बैंक में जमा किया 7,900 का। आप देखेंगे कि अपन ने विक्रय किया है यानी सेल्सेस किया है, कितने का? 7,900 का। और बदले में क्या प्राप्त किया है? चेक। और चेक को उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया है। तो देखेंगे कि चेक प्राप्त हुआ है मतलब डेबिट साइड में एंट्री करनी है, क्योंकि चेक प्राप्त होने से बैंक का बैलेंस बढ़ गया और संपत्तियां बढ़ती हैं, तो कौन साइड एंट्री करते हैं? डेबिट साइड में। और राशि को कौन से कॉलम में लिखना है? बैंक के कॉलम में, क्योंकि चेक प्राप्त हुआ और उसको उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा।
तो एंट्री कौन से कॉलम में करेंगे? बैंक के कॉलम में। आगे देखिए, जनवरी 17 चेक द्वारा स्टेशनरी का क्रय किया। देखो स्टेशनरी क्रय की है, अपन ने भुगतान किया है, जमा साइड में एंट्री करनी है। चेक से भुगतान किया है तो चेक के यानी बैंक के कॉलम में कितने रुपए लिखने हैं? 1000 से एंट्री करनी है। अगला देखेंगे, जनवरी 20 रोकड़ बैंक में जमा 10,000 रुपए। अब ये देखिए, आप देखेंगे कि इसमें रोकड़, कैश और बैंक दोनों एक साथ आ गए इस लेन देन में, यानी कौन सी एंट्री हो गई है? कॉन्ट्रा एंट्री, यानी प्रतिप्रविष्टि हो गई। यानी ये एंट्री जो बैंक कॉलम कैश बुक है उसके दोनों साइड में की जाएगी, डेबिट में भी की जाएगी और जमा साइड में भी की जाएगी। अपन देखेंगे इसको किस तरीके से करेंगे। देखो, रोकड़ बैंक में जमा करवाया है, मतलब व्यवसाय से रोकड़ क्या हो गया? कम। अब रोकड़ जब कम होता है तो जमा साइड में एंट्री करते हैं, तो जमा साइड में जो रोकड़ का कॉलम है उसमें तो कितना लिखेंगे? 10,000। अब देखो, बैंक में जमा करवाया है यानी बैंक का बैलेंस बढ़ गया। अब जब बैलेंस बढ़ता है संपत्तियों का तो नाम साइड में एंट्री करते हैं। अब नाम साइड में एंट्री तो कर देंगे कैश के नाम से, लेकिन राशि को कौन से कॉलम में लिखेंगे? बैंक के कॉलम में, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, जनवरी 22 भाड़े कैरीज का भुगतान किया 500 रुपए। आप देखेंगे कि ना तो इसमें चेक का नाम है ना बैंक का कोई संबंध इससे आ रहा है, तो अपन क्या देखेंगे कि कैश में भुगतान किया गया है। अब भुगतान किया है तो एंट्री कौन साइड होगी? जमा के साइड में होगी। और किसके कॉलम में आएगी? कैश के कॉलम में। कितने से? 500 से। आगे देखेंगे, जनवरी 24 राम को चेक दिया 7,000 का। आप देखेंगे कि राम को अपन ने चेक दे दिया, कितने का? 7,000 का। तो अपन ने भुगतान किया है, भुगतान किया है तो जमा साइड में एंट्री होगी। अगर चेक दिया है मतलब बैंक में बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया, तो बैंक के कॉलम में एंट्री, यानी बैंक के कॉलम में कितने से एंट्री करेंगे? 7,000 से। कौन साइड में करेंगे? जमा के साइड में। अब देखेंगे, जनवरी 28 चेक द्वारा किराए का भुगतान किया 3,000 का, यानी चेक द्वारा किराए का भुगतान किया है। भुगतान किया है मतलब जमा के साइड में एंट्री होगी। चेक से क्या है मतलब अब बैंक के कॉलम में एंट्री करेंगे। कितने से एंट्री करेंगे? 3,000 से। अगला देखेंगे, जनवरी 30 वेतन का भुगतान सैलरी पेड, कितने से? 3500 रुपए से। आप देखेंगे कि वेतन का भुगतान किया है, कैश में किया है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि अगर बैंक या चेक का नाम नहीं है तो अपन को क्या देखना है कि रोकड़ के अंदर अपन ने पेमेंट किया है। तो ये पेमेंट किस में किया है? रोकड़ में। कम क्या हुआ? रोकड़। तो कौन साइड एंट्री होगी? जमा के साइड। और किसके कॉलम में लिखेंगे? रोकड़ के कॉलम में। अब देखिए, जो अब अपन देखेंगे कि बैंक कॉलम जो कैश बुक है उसके डेबिट साइड में क्या क्या एंट्रियां हैं और जमा के साइड में क्या क्या एंट्रियां हैं। अब एक एक जो लेन देन है उनको अपन किस में लिखेंगे? कैश बुक में। सबसे पहले देखेंगे, जनवरी 1 को बैंक शेष है और रोकड़ शेष है, दोनों का नाम शेष है। इसमें लिखा हुआ नहीं है कि अधिविकर्ष से, इसलिए कौन सा शेष मानेंगे? कि बैंक का भी कौन सा शेष है? नाम शेष है। तो सबसे पहले डेबिट साइड में बैंक के कॉलम में तो कितना लिखेंगे? 32,500 और कैश के कॉलम में कितना लिखेंगे? 12,300। तो देखिए, डेबिट साइड बैंक कॉलम कैश बुक के डेबिट साइड में डेट है जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी के नाम से, यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब शेष आगे लेकर आए। देखो, कैश के कॉलम में तो लिख दिया 12,300 और बैंक के कॉलम कितना आएगा? 32,500। अगली एंट्री देखिए, जनवरी 13 को चेक द्वारा माल का क्रय। अब अपन देखेंगे कि माल का क्रय किया है मतलब भुगतान किया है, तो कौन साइड एंट्री होगी? जमा के साइड। देखिए, जनवरी 3 बाय परचेज अकाउंट, देखो 5,300 चेक से भुगतान किया है। मैंने बताया सबसे पहले अपन को देखना है कि भुगतान किया है या प्राप्त किया है। इसमें भुगतान किया है तो कौन साइड एंट्री होगी? जमा के साइड। अब देखेंगे कि इस राशि को कैश के कॉलम में लिखना है या बैंक के कॉलम में लिखना है। तो आप देखेंगे कि जो अपन ने चेक से भुगतान किया है तो चेक से भुगतान किया, चेक का संबंध बैंक से है, तो अपन एंट्री किस में कर देंगे? बैंक के कॉलम में। अगली एंट्री देखेंगे, सॉरी ये 13 की जगह 3 आएगा यहाँ पे।
देखो जनवरी 8 को क्या किया है, रोकड़ में माल का विक्रय। अब देखिए आप एक एक स्टेप से समझेंगे कि माल का विक्रय किया है मतलब पैसा आया है, पैसा आया है मतलब क्या है कि नाम साइड में एंट्री करनी है। अब कौन से कॉलम में करनी है, रोकड़ में आया है तो मतलब कॉलम कौन सा लेना है, रोकड़ का। तो आप देखेंगे देखिए जनवरी 8 टू सेल्सियस, पैसा किसके कारण प्राप्त हुआ है, सेल्सियस से प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में कौन सा अकाउंट आएगा, सेल्सियस का। और देखो कैश के जो कॉलम है उसमें एंट्री कर दी 9500 से। इसी प्रकार अगली एंट्री देखेंगे जनवरी 10, चेक द्वारा टाइपराइटर का क्रय किया। अब अपन ने क्रय किया है मतलब पैसा गया है, पैसा गया है तो एंट्री जमा के साइड में की जाएगी। अब चेक द्वारा किया है तो मतलब है बैंक का कॉलम अपन को लेना है। तो देखिए जमा के साइड में एंट्री है जनवरी 10 बाय टाइपराइटर और 5400 का बैंक के कॉलम में अपन ने लिख दिया। अगली एंट्री देखिए जनवरी 15 माल का विक्रय किया, चेक प्राप्त किया तथा उसी दिन बैंक में जमा भी करवा दिया। अब प्राप्त किया है, विक्रय किया तो प्राप्त किया है, अब प्राप्त किया है तो डेबिट साइड में एंट्रियां होंगी और कॉलम कौन सा लेना है, बैंक में उसी दिन जमा करवा दिया है तो कॉलम किसका लेना है, बैंक का। अब देखिए डेबिट साइड में जनवरी 15 टू सेल्सियस 7900 बैंक के कॉलम में अपन ने लिख दिया क्योंकि चेक को उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया गया है। देखो जनवरी 17 चेक द्वारा स्टेशनरी का क्रय किया है। देखो स्टेशनरी क्रय किया है मतलब भुगतान किया होगा। अब भुगतान किया है तो एंट्री होगी जमा के साइड में, जमा के साइड में एंट्री होगी, लेकिन कॉलम कौन सा होगा, चेक से भुगतान किया है तो कॉलम कौन सा होगा, बैंक वाला। तो देखिए जनवरी 17 बाय स्टेशनरी अकाउंट 1000 रुपये बैंक के कॉलम में मैंने लिख दिए। आगे देखेंगे जनवरी 20 रोकड़ बैंक में जमा करवाया। अब आप देखेंगे ये कॉन्ट्रा एंट्री है, प्रतिप्रविष्टि है, तो इसका मैं पहले आपको समझा चुका हूं। तो आप देखिए रोकड़ बैंक में जमा करवाया है तो रोकड़ तो हो गई कम। अब रोकड़ कम हुई है तो मतलब जमा के साइड में एंट्री करनी है और कॉलम कौन सा लेना है, रोकड़ का। देखिए जनवरी 20 बाय बैंक यानी बैंक में जमा करवा दिया है। एलएफ के कॉलम में लिखना है सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री और यहाँ पे अमाउंट किस में लिखना है, कैश के साइड में कितना लिखना है, 10,000 रुपए। अब अपन ने देखा कि बैंक में जमा करवाया है तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कौन साइड में एंट्री करेंगे, नाम के साइड में एंट्री करेंगे, डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। आप देखेंगे जनवरी 20 टू कैश अकाउंट और एलएफ में क्या लिख देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। अब देखो बैंक में कितना बैलेंस बढ़ गया, 10,000 रुपए, तो बैंक के कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, अगली एंट्री देखें आप देखेंगे जनवरी 22 को भाड़ा कैरिज का भुगतान किया। देखो भुगतान किया है मतलब जमा के साइड में एंट्री होगी और कैश से किया है मतलब रोकड़ के कॉलम में एंट्री करेंगे। देखिए बाय कैरिज जनवरी 22 को 500 रुपए कैश के कॉलम में। अब इसी प्रकार देखेंगे राम को चेक दिया, 7,000 रुपए का चेक दिया है मतलब भुगतान किया है। अपन को एंट्री करनी है जमा के साइड में और कॉलम लेना है बैंक का। देखिए बाय राम जनवरी 24 को देखो 7,000 रुपए का क्या कर दिया अपन ने, भुगतान, बैंक के कॉलम में आ गया। जनवरी 28 को चेक द्वारा किराए का भुगतान किया। देखो भुगतान किया है जमा के साइड में आएगा और कॉलम कौन सा लेंगे, बैंक का। देखिए बाय रेंट जनवरी 28 को कॉलम आ गया बैंक का। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखेंगे जनवरी 30 को वेतन का भुगतान किया, सैलरीज पेड 3500 रुपए। देखिए इसमें बैंक का नाम नहीं आया मतलब भुगतान तो किया है, मतलब जमा साइड तो कौन सी आएगी, जमा वाली आएगी। ठीक है, लेकिन कॉलम कौन सा लेंगे अपन, कैश का। देखिए जनवरी 30 बाय सैलरीज अकाउंट 3500 कौन से कॉलम में आ गया, कैश के कॉलम में आ गया। अब देखिए एंट्रियां पूरी हो गई हैं। अब अपन को क्या करना है, महीना जो भी अपना लेखा वर्ष है उसके लेखा वर्ष में क्या निकालना है, शेष निकालना है।
देखो शेष निकालने की प्रोसेस में पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर से एक बार समझ लीजिए। शेष निकालने के लिए क्या करते हैं, जो डेबिट और जो जमा का जो साइड है उन दोनों का टोटल कर लेंगे और टोटल को रफ में लिख लेंगे। अब अपन देखेंगे कि दोनों का डिफरेंस क्या है। अब दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद जिस साइड में अंतर होगा यानी कमी होगी, उस कमी की साइड में अंतर को लिख देंगे और दोनों साइड को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। देखिए आप सबसे पहले देखेंगे कि जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड का कैश का जो टोटल है वो कितना होगा, 12,300 और 9,500 कितना हो जाएगा, 21,800। इसी प्रकार जमा साइड में कैश का जो टोटल है वो कितना होगा, 10,000, 10,500 और 3,500 कितना हो जाएगा। और देखिए बैलेंस में कितना आ जाएगा, क्योंकि अंतर कितना है, 7,800 का अंतर कितना आया, 7,800। तो मैंने बताया आपको कि अंतर को कमी की साइड में लिख देंगे। कमी कौन सी साइड में है, जमा के साइड में। तो जमा के साइड में जो कमी है कितने से, 7,800 से, उसको लिख देंगे और दोनों साइड क्या हो जाएंगी, डेबिट और जो जमा साइड है दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब इसी तरीके से अपन बैंक का कॉलम देख लेंगे। बैंक के कॉलम का 32,500, 7,900 और 10,000 कितना हो जाएगा, 50,400। अपन देखेंगे कि जो बैंक का साइड है उसके अंदर, बैंक का साइड है उसमें 5,300, 5,400, 1,000, 7,000 और 3,000, इनको जोड़ेंगे तो इनका जो टोटल है वो 50,400 से क्या होगा, कम होगा। इस कारण जो अंतर की राशि होगी वो बैलेंस निकाल लेंगे और किस में लिख देंगे, 28,700 क्रेडिट साइड में लिखेंगे बैंक के कॉलम में। अब इन दोनों को, दोनों साइड क्या हो जाएगी, बराबर। और बैलेंस जो भी आया है वो जमा के साइड में, कैश में कितना है 7,800 और बैंक में कितना है 28,700। अब आप देखेंगे कि जो ये बैलेंस है वो लेखा वर्ष के अंत में, या जो अवधि है, लेखा अवधि है, उस लेखा अवधि के अंत में जमा के साइड में आया है, मतलब इनका बैलेंस कौन सा होगा, नाम शेष होगा। ठीक है, अगर ये अंतर जमा के साइड में आता तो इनका कौन सा शेष होता, सॉरी, अगर ये अंतर नाम की साइड में आता है, डेबिट की साइड में आता तो इनका बैलेंस कौन सा होता, जमा। ठीक है, ऐसे विपरीत होता है। आप देखेंगे कि जो ये बैलेंस आया है, शेष आया है, उसको अगली अवधि में किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। आप देखेंगे बाय बैलेंस CD लिखा हुआ है, CD का मतलब है कैरिड डाउन, यानी शेष को आगे ले गए। अब अगली जो अवधि है February 1 को टू बैलेंस BD लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस को आगे लेकर आए, शेष को आगे लेकर आए। कितना था आगे लाएंगे, 7,800 से 7,800 और बैंक के कॉलम में कितना है 28,700 को क्या लिख देंगे यहाँ पे, 28,700। तो अपन ने अभी तक जो भी इस उदाहरण में देखा है कि बैंक कॉलम वाली जो कैश बुक है उसको किस प्रकार से बनाते हैं, एक उदाहरण की सहायता से देखा है। अब हम देखेंगे कि इस कैश बुक से, जो बैंक कॉलम वाली कैश बुक है, इसकी सहायता से खाता बही में खतौनी किस प्रकार से की जाती है। तो देखेंगे एक एक साइड। पहले अपन देखेंगे कि नाम साइड का जो पक्ष है उसकी एंट्रियां खाता बही में किस प्रकार से करेंगे। फिर देखेंगे अपन कि जमा पक्ष है उसकी एंट्रियां खाता बही में किस प्रकार से करेंगे, यानी लेजर पोस्टिंग किस प्रकार से करेंगे। बैंक स्तंभ रोकड़ बही की खाता बही में खतौनी, बैंक स्तंभ रोकड़ बही के नाम पक्ष की खतौनी देखिए किस प्रकार से करेंगे। मैंने, अब आप देखेंगे सबसे पहले आपको मैंने पिछले जो पार्ट है उसमें भी बताया आपको कि जब कैश बुक की खाता बही में खतौनी करते हैं तो जो नाम पक्ष में है उनको संबंधित खातों के जमा पक्ष में लेकर जाया जाता है, और जो कैश बुक की, जो बैंक कॉलम वाली कैश बुक है उसके जो जमा साइड में जो भी एंट्रियां हैं उनसे संबंधित खातों के कौन से साइड में एंट्रियां करेंगे, नाम के साइड में एंट्रियां करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि कैश बुक के जो बैंक कॉलम जो कैश बुक है उसके डेबिट साइड में कौन कौन से अकाउंट है। एक तो सेल्सेज का अकाउंट है, ये भी सेल्सेज का, दोनों के लिए कौन सा खाता खुलेगा, सेल्सेज का खुलेगा। अब आप देखेंगे कि कैश के लिए कोई अलग से खाता नहीं खोलना है, क्योंकि कैश और बैंक दोनों की एंट्रियां इसमें हो चुकी है, इसलिए कैश का खाता भी नहीं खोलेंगे और बैंक का खाता भी नहीं खोलेंगे। तो नाम साइड के लिए किसका खाता खोलना है, एक सेल्सेज का खाता खोलना है। तो देखिए सेल्सेज का अकाउंट मैंने खोल लिया। अब आप देखेंगे कि सेल्सेज जो कैश अकाउंट था, जो कैश बुक थी, उसके जमा साइड में एंट्रियां थी, इसलिए अपन सेल्सेज के जमा साइड में एंट्रियां करेंगे। कौन, किस नाम से करेंगे, कैश के नाम से करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो अमाउंट था ना 9,500, देखिए 9,500 कैश में है तो कैश के नाम से एंट्री करेंगे, और 7,900 बैंक के कॉलम में है तो बैंक के नाम से एंट्री करेंगे। देखिए
जनवरी 8 को बाय कैश 9,500 और जनवरी 15 को बाय बैंक अकाउंट 7,900। ठीक है, जो जमा साइड, जो नाम साइड था उसमें एक ही अकाउंट खोलना है सेल्सेस का। अब देखेंगे अपन जमा साइड का। देखो बैंक स्तंभ रोकड़ बही के जमा पक्ष की खतौनी। देखो जमा पक्ष में जो जो खाते हैं उनके अलग अलग खाते अपन बनाएंगे। तो देखिए जमा पक्ष में कौन कौन से खाते हैं। एक तो परचेज का अकाउंट बनेगा, एक टाइपराइटर का अकाउंट बनेगा, एक स्टेशनरी का अकाउंट बनेगा, बैंक का अकाउंट अपन को नहीं बनाना है, कैरिज का अकाउंट बनेगा, राम का अकाउंट बनेगा, रेंट का बनेगा और सैलरी का बनेगा। आप देखेंगे कि जो ये बैंक कॉलम कैश बुक है, इसके जमा साइड में जो ये खाते, जो भी एंट्रियां की गई हैं, अब इन खातों को खोलना है, लेकिन एंट्रियां कौन साइड में करनी है, नाम के साइड में करनी है, और अमाउंट कौन से लेने हैं, जो इनसे संबंधित है। आप देखेंगे सबसे पहले खोलना है परचेज का अकाउंट, और एंट्री कौन से साइड करेंगे, नाम के साइड में करेंगे। ठीक है, लेकिन नाम उसमें लिखेंगे क्या, क्योंकि बैंक कॉलम कैश बुक है। अब देखेंगे कि बैंक के कॉलम में राशि लिखी हुई, तो वहां पे क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। देखिए परचेज अकाउंट, देखो जमा साइड की एंट्रियां नाम साइड में होंगी। 2016 जनवरी 3, और नाम क्या लिखेंगे, टू बैंक, क्योंकि बैंक के कॉलम था वहां पे, तो बैंक के कॉलम में राशि लिखी हुई थी, तो यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे, बैंक, और राशि क्या लिख देंगे, 5,300। अगला खाता देखिए, अगला खाता कौन सा है, टाइपराइटर का। जो टाइपराइटर है अपन ने किसकी सहायता से लिया था, चेक की मदद। टाइपराइटर के लिए जो भुगतान किया था अपन ने चेक से किया था, इसी यानी चेक बैंक से संबंधित होता है, यानी बैंक कॉलम में एंट्री की गई होगी, इसलिए एंट्री किससे करेंगे, बैंक से करेंगे। और राशि कितनी है, 5,400। इसी तरीके से देखेंगे स्टेशनरी। देखो स्टेशनरी का पेमेंट भी अपन ने चेक से किया था, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक, और यहाँ पे अमाउंट कितना है, 1,000। आप देख सकते हैं खाते में, ये देखिए स्टेशनरी जनवरी 17, स्टेशनरी का बैंक के कॉलम में कितना है, 1,000 रुपए। इसलिए अपन ने क्या किया, ये देखिए स्टेशनरी का खाता आ गया। यहाँ पे लिखेंगे क्या, बैंक के, क्योंकि बैंक के कॉलम में अमाउंट था, कितना था, 1,000 रुपए, और डेट कितनी है, जनवरी 17। अब देखिए अगला कैरिज का। देखिए कैरिज का भुगतान भी अपन ने चेक से किया था, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, बैंक, और अमाउंट कितना है, 500। देखिए राम को अपन ने चेक से 7,000 का भुगतान किया था, इसलिए जनवरी 24 को यहाँ पे बैंक क्योंकि चेक से भुगतान किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7,000। आगे देखिए रेंट अकाउंट। देखो रेंट का भुगतान भी अपन ने चेक से किया था, आप देख सकते हैं। देखिए चेक द्वारा किराए का भुगतान, यानी अपन को एंट्री कौन साइड में करनी है, बैंक के नाम से करनी है। अब भुगतान किया है, मतलब किराया क्या है, अपना खर्चा है, और खर्चों को क्या करते हैं, डेबिट। इसलिए जो किराया खाता है, रेंट का खाता है, उसके कौन साइड एंट्री कर रहे हैं अपन, डेबिट साइड में एंट्री कर रहे हैं। लेकिन चेक द्वारा भुगतान किया गया है, इसलिए क्या लिख रहे हैं वहां पे, नाम। इसी तरह देखिए कि वेतन का भुगतान किया है, अपन ने कैश में किया है, तो अब नाम तो किसका लिखेंगे, कैश का, और एंट्री कौन साइड करेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि वेतन क्या है, अपना खर्चा। तो देखिए सैलरी अकाउंट, इसके डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, टू कैश के नाम से करेंगे, कितने से करेंगे, 3500 से। अब अपन ने आज जो देखा है, आज अपन ने देखा कि बैंक कॉलम कैश बुक किस तरीके से बनाई जाती है, और उसका जो एंट्रियां किस तरीके से की जाती हैं, और बैंक कॉलम कैश बुक की खतौनी किस प्रकार से की जाती है, यह अपन ने देखा। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि खुदरा रोकड़ बही किसे कहते हैं, और खुदरा रोकड़ बही किस प्रकार से बनाई जाती है। धन्यवाद।